पाकिस्तान अफवाज का फौजी चीख चीख के ये बोल रहा है कि भाईजान बॉर्डर पे मैं दुश्मन से गोली खाता हूं, मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब अपना आके मुझे गाली देता है और गिरबान पकड़ता है तो मैं अंदर से टूट जाता हूं। जो 1965 के शोहदा हैं, उनकी तस्वीरों को, जो पत्थर मारे गए और उनकी तस्वीरों को जलाने की बात की गई, मुझे बताएं उसको जला के या उनकी तस्वीरें तोड़ के किस बात को राजी किया जा रहा था? और फिर ताना देते हैं इन फौजियों को कि जनाब अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो जनाब तनख्वाह भी तो ले रहे हैं। मैं कहता हूं ये तो तनख्वाह लेते हैं 18,000, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देता हूं। खान साहब बुलाओ अपने दोनों बेटों को बाहर से और बॉर्डर पे जाके भेजो, फिर तुम्हें तनकीद का पूरा हक है। बुलाए नवाज शरीफ अपने दो बेटों को बाहर से, जो वालिद साहब की पेशी पे आने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें बॉर्डर पे भेजो, उसके बाद आपको भी पूरा हक है। भेजे जरदारी साहब, बिलावल साहब को बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान का पहरा दें, उसके बाद आपको भी तनकीद का हक है। पीएएफ बेस, एमएम आलम बेस, जिसने 1-1.5 मिनट में 5 हिंदुस्तानी जहाज गिराए थे, हिंदुस्तान की जरूरत नहीं थी कि जाके उसके जहाज को कुछ बोले, अपनों ने जाके गिराया, अपनों ने जाके जलाया। मैं कहता हूं मुझे गाली दे दो, मेरा गिरबान पकड़ लो, लेकिन मेरी सरहदों पर खड़े अफवाज पाकिस्तान के किसी सिपाही पर अगर गिरबान पकड़ोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने कि दो भाइयों की लड़ाई में हमेशा एक जीतता है, दूसरा हारता नहीं है। फिर कौन हारता है? दो भाइयों की लड़ाई में अगर कोई हारता है तो वो मां हारती है, और वो मां रियासत पाकिस्तान है। तनकीद करें आप इदारों पे, खुल के करें, लेकिन पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के कुरान पे हल्फ उठाएं सारे सियासतदान कि अल्लाह की कसम आज के बाद गेट नंबर 4 का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे अपनी हुक्मरानी के लिए, उसकी भीख नहीं मांगेंगे, तो फिर तनकीद करने का आपको हक पहुंचता है। लेकिन ये नहीं कि 4 साल बैठेंगे उनकी गोद में, 4 साल बाहर आके आप बोलेंगे कि जनाब ये तो कातिल हैं, ये तो गद्दार हैं, ये फलाना है। ये काम नहीं होता। तलाफ क्या मुशर्रफ की पॉलिसी से मुझे इख्तिलाफ नहीं? क्या मैंने हर जगह पे जाके बात नहीं की? क्या याहिया से पॉलिसी से इख्तिलाफ नहीं था? तो उसकी बुनियाद पे क्या मैं गिरबान पकड़ूं अपने सिपाहियों का, अपने जवानों का, उनका मोरल डाउन करूं कि वहां तो मैं दुश्मन मारेगा, यहां तो मैं मारूंगा? और फिर इस हद तक दोगली पॉलिसी देखे, जहां इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, सबसे पहला बयान मैंने दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर मेरे भाइयों ये हुआ कि जब गिरफ्तारी होती है खान की, उसके बाद सारी पीटीआई की लीडरशिप ये कहती है कि सारी कौम सड़कों पर आ जाए, और खुद नंबर बंद करके अंदर घुसे हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं। आधे उम्रा करने गए हुए होते हैं, आधे नंबर बंद करके बैठे होते हैं, आधे मीडिया खेल रहे होते हैं। 3 दिन के बाद जाके अपनी गिरफ्तारी देते हैं इज्जत बचाने के लिए कि जनाब टिकट कंफर्म हो जाएगा। कौम क्या अब घास खाने लग गई है? और होता क्या है? होता यह है कि अवाम को आप कहते हैं कि सड़कों पर निकल आओ, अवाम निकल आती है। वो तो बेचारी पाकिस्तान की खातिर आपके कहने पे निकल आई। हुआ क्या कि आप खुद गायब हो गए। जब लीडरशिप ही अवाम में मौजूद नहीं थी तो उसने तो अनगाइडेड मिसाइल की तरह जनाब कभी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना था, कभी एम्बुलेंस को पहुंचाना था, कभी रेडी वाले को पहुंचाना था, कभी परचून वाले को पहुंचाना था, या जाके शोहदा की तस्वीरों को पहुंचाना था। ऑडियो लीक्स होती हैं और कहा जाता है कि जिन जिन मकामात का बताया गया वहां जाके पहुंचे और जाके जनाब एहतजाज करें। वो जिन जिन मकामात कौन से थे मुझे बताएं। उससे क्या आज हिंदुस्तान का मीडिया, आज पूरा हिंदुस्तान हमें कह रहा है अभी तो पाकिस्तान से दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। इसके अपने लोग बहुत हैं अपनों का गिरबान पकड़ने के लिए, अपनों के खिलाफ गोलियां चलाने के लिए। मेरी मां भी रोई थी जब मुझे अरेस्ट करने के बाद टॉर्चर किया गया था, ये जानते हुए कि मेरे दोनों पांव और बाएं बाजू में रॉड्स हैं और प्लेट्स हैं। उसके बावजूद 3 घंटे तक दोनों बाजू पीछे बांध के उसके दरमियान में रॉड डाल के इन्हीं खान साहब की हुकूमत में मुझे टॉर्चर किया गया था और कहा गया था कि वीडियो बयान बनाएं और कहें कि मैं माफी मांगता हूं। मैंने कहा सॉरी, मैं ये बुज़दिल हरकत करके अपने कारकुनान का मोराल नहीं डाउन करना चाहता। फिर उसके बाद जाके दहशतगर्दी का पर्चा कटा, इश्तियाल अंगेजी का पर्चा हम पे कटा, कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे हम पे कटे, हमने झेले। लेकिन जेल से रहा होने के बाद किसी कांस्टेबल पे बंदूक नहीं तानी, जेल से रहा होने के बाद किसी फौजी का गिरबान नहीं पकड़ा, जेल से रहा होने के बाद पहाड़ों पे चढ़ के पाकिस्तान का परचम नजर आतिश नहीं किया। मेरे मीडिया के भाइयों, कभी कभार रियासत पाकिस्तान की खातिर अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ती। जनाब ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जनाब गिरफ्तारी तो बड़ी गलत हुई थी। भाई गिरफ्तारी अगर गलत हुई थी, मान लिया आपके कहने पे कि गलत हुई थी,
لیکن بھائی جان جیلیں مردوں کے لیے بنی ہیں، ہتھکڑی مرد کا زیور ہوتا ہے، اور میں نے تو پہلا پرچہ تب جھیلا تھا جب میں شاید میرا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت کالج میں انجمن طلبہ اسلام کا ناظم ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے تو کبھی باہر آ کے چیخیں نہیں ماری۔ ہمیں جب فواد چودھری صاحب نے 7-8 گاڑیاں بھیجی گرفتار کرنے کے لیے تو بڑی گریس، بڑی ڈگنیٹی، بڑی آنر کے ساتھ جا کے میں نے گرفتاری دی، قانونی جنگ لڑ کے باہر آیا اور اسی مقام پہ جا کے دوبارہ خطاب کیا کہ آؤ پٹ لو جو پٹنا ہے۔ یہ صاحب تو 10-10 گھنٹے سپریم کورٹ سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے بھی لائٹیں بند کر دی، بابا ان مگروں لے۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی خود کو ثالثی کے طور پہ پیش کرنے کو تیار ہے۔ مجھے کسی جج، جرنیل یا خان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے ریاست پاکستان کی خاطر تو میں پکڑنے کو تیار ہوں گا کہ اس کو مزید جلنے سے بچایا جائے، آپس میں مل بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ بہن آپ نے جو سوال کر دیا اس کا جواب میں خود نہیں دینا چاہ رہا تھا پہلے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو حاجی صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، مولانا صاحب، جج صاحب اور آئی جی صاحب کی اور حافظ صاحب کی انا بچے گی یا ریاست پاکستان بچے گی۔ یہ ظرف کی بات ہے میاں کہ کون آج اپنی انا بچانے کے لیے نکلتا ہے اور کون ریاست پاکستان بچانے کے لیے نکلتا ہے۔ اور میں خود کو دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ثالثی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، میں جج، جرنیل اور خان کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں ریاست پاکستان کی وقار، سالمیت اور عزت کی خاطر۔ ہم یہ کردار ادا کریں گے اور میں ان سے بھی کہتا ہوں بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان مزید نہیں چل سکتا، اسے انا کی جنگ ہے، اور یہ بڑے چودھریوں کی انا کی جنگ میں میرا ملک اس کی بھینٹ بن چکا ہے۔ ایک عام کارکن مارا جا رہا ہے، ایک فوجی بیچارہ جوان جو شہادت وہاں دے رہا ہے وہ مارا جا رہا ہے، وہ گالیاں سن رہا ہے، اور ایک کانسٹیبل بیچارہ مارا جا رہا ہے۔ اور وہ یہ فوج کہاں سے آتی ہے؟ یہ کانسٹیبلز کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ ان میں سے کوئی دوسرے ملک سے اٹھ کے آیا؟ یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کے چاچے مامے تائے ہیں۔ ہم انہی کے خلاف لڑیں گے۔ اس کا سلوشن یہی ہے کہ آج بطور پاکستانی ہم نے سوچنا ہے